हेलो फ्रेंड्स, विशवाइज आपके लिए लेके आया है फ्री क्रैश कोर्स फॉर आरबीआई ग्रेड बी एंड सेबी ग्रेड ए। इसमें हम करेंगे फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का सब टॉपिक है मोटिवेशन। इस पूरे वीडियो में हम मोटिवेशन के सिलेबस को फिनिश करेंगे। फाइन। और आप विशवाइज को टेलीग्राम पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे नेम है wish_wise। चलिए आगे चलते हैं। मैनेजमेंट में मोटिवेशन का जो टॉपिक है ये हमने लिया है आरबीआई ग्रेड बी से। इसका सिलेबस में है मोटिवेशन में कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, कंटेंट थ्योरीज, मास्लोज नीड थ्योरी, आइडोफर्स ईआरजी थ्योरी, मैक्लेलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स, हर्सबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरीज में हमारे पास है एडम्स इक्विटी थ्योरी, व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो ये जितनी भी थ्योरीज हैं, कंटेंट थ्योरीज और प्रोसेस थ्योरीज, ये सारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लेट्स सी। जब भी हम कोई नई चीज पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको उसकी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, है ना। सो टर्म मोटिवेशन कहाँ से आया? टर्म मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मूवे। ये MOVER को हम प्रोनाउंस करते हैं मूवे, विच मीन्स टू मूव। मोटिवेशन को हिंदी में प्रेरणा या अभिप्रेरणा कहते हैं। तो जब भी हम किसी चीज को, अब हम अपने गोल को या जब हम किसी टास्क को फुलफिल करने की एक इच्छा रखते हैं, तो वो जो एक इच्छा होती है, वो जो जिस प्रोसेस से आती है, उसी को हम मोटिवेशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अ मोटिव is an inner state that encourages, activates or moves and that directs behavior towards goal। तो जो हमारा मोटिव होता है वो क्या क्या करता है? हमें एनकरेज करता है, एक्टिवेट और मूव करता है, या फिर हमें हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करता है। कहाँ पे? हमारे गोल की तरफ। तो मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो हमें एनकरेज कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है और हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट कर रहा है गोल्स की तरफ, जो भी हमारा स्पेसिफिक गोल होगा। फिर क्या है? मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फोर्स विद इन एन इंडिविजुअल दैट सेट्स हिम इन द मोशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन गोल्स और सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन नीड्स। साइकोलॉजिकल फोर्स इसलिए है क्योंकि इसमें जो ह्यूमन का इननेट नेचर होता है, जो ह्यूमन बिहेवियर की इनसाइट्स होती है, हम उनको इंक्लूड करते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो आप फिजिकली देख नहीं सकते हो, बट इट इज हैपनिंग विद इन एन इंडिविजुअल। सो दैट इज व्हाई इट इज द साइकोलॉजिकल फोर्स। क्योंकि जो भी बिहेवियरल साइंसेज है हमारी, या फिर जो ह्यूमन इनसाइट नेचर है, वो किस में आता है? वो साइकोलॉजिकल फील्ड में आता है। सो दैट इज व्हाई वी आर कंसिडरिंग मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फोर्स। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास मोटिव्स आर समवेयर अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। तो जो हमने बोला ना यहाँ पे कि मोटिव जो हमें एनकरेज, एक्टिवेट और डायरेक्ट कर रहा है हमारे गोल की तरफ, वो क्या है? वो रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स है। हमारी जो नीड्स होंगी उसी के हिसाब से हमारे मोटिव्स होंगे। फाइन। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है, अ फैक्ट्री वर्कर नोज इफ ही विल कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम ही विल बी रिवॉर्डेड विद अ बोनस और सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव which can be spent। Thus, here we can understand that needs are physiological and psychological drives. On the other hand, drives for which an individual has money and wants to spend become wants. The factors which are utilized for satisfying or motivating people are called incentives। एक फैक्ट्री वर्कर है, उसको ये बिल्कुल पता है कि अगर वो अपना काम टाइमली करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। वो फाइनेंशियल इंसेंटिव हो सकता है, वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी हो सकता है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब अगर वो काम अच्छा कर रहा है तो हो सकता है कि जब वो लीव के लिए अप्लाई करे तो उसको जल्दी लीव मिल जाए, क्योंकि जो उसका मैनेजर है वो उसको पता है कि ही विल कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, या उसने प्रीवियस टास्क पहले ही इतनी खत्म कर ली कि उसको 1-2 दिन की लीव एक्स्ट्रा मिल सकती है। ठीक है, तो वो उसके लिए एज अ इंसेंटिव हुआ। यस। सो उसका मोटिव क्या है उस वर्कर का? कि या तो उसे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिले या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिले, जो भी है। तो मोटिव्स उसके क्लियर है, और उसकी जो मोटिव्स है वो उसकी नीड्स पे डिपेंड कर रहे हैं। वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, वो नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है। ओके। आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। जब भी हम अपने आंसर्स लिखते हैं, जब हम किसी प्रोफाउंड ऑथर्स को कोट करते हैं, तो वो आंसर्स थोड़ा सा उसका ऑलरेडी क्वालिटी ऑफ आंसर बेटर हो जाती है। ओके। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट डबलिन, जब हम ये वाले आंसर्स लिखते हैं तो मेक श्योर कि हम उन्हें डबल कोट्स में लिखें और एग्जैक्ट वर्ड्स में लिखें, एज जितना एज नियर एज पॉसिबल। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फोर्सेस स्टार्टिंग एंड कीपिंग अ पर्सन एट वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन।
फिर अकॉर्डिंग टू स्टैनली वैंस, motivation represents an unsatisfied need which creates a state of tension or disequilibrium, causing the individual to march in a goal directed pattern towards restoring a state of equilibrium by satisfying the need. तो रॉबर्ट डब्लिन कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फोर्सेस है जो स्टार्टिंग एंड कीपिंग अ पर्सन एट वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन. द पर्सन, उसकी वजह से वो पर्सन वर्क को स्टार्ट करता है और इट कीप्स डूइंग द वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन. स्टैनली वैंस कह रहे हैं कि एक ऐसी स्टेट आती है जहां पे नीड अनसेटिस्फाइड है, तो वहां पे क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रियम हो गया या फिर टेंशन हो गया. तो वो क्या करता है, एक इंडिविजुअल उस गोल डायरेक्टेड पैटर्न में वॉक करके उस इक्विलिब्रियम को या फिर अपनी नीड को सेटिस्फाई करके उस इक्विलिब्रियम की स्टेट को रीस्टोर करता है. फाइन. फिर हमारे पास रिलेटेड टर्म्स में है नीड्स. अभी हम बार बार नीड्स पढ़ रहे हैं ना. सो नीड्स क्या होती हैं, दीज आर द डेफिशिएंट एंड क्रिएट व्हेनेवर देयर इज अ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस. ये कब क्रिएट होती है, जब भी हमारा फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है. ड्राइव और मोटिव्स क्या है, these are said to alleviate needs. These are action oriented and provide an energizing thrust toward goal accomplishment. They are the very heart of the motivation process. अभी हमने पढ़ा कि जब हमारे जो मोटिव्स होंगे वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ द नीड्स है ना. तो जो नीड्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं तो हमारे पास क्या आती है, ड्राइव और मोटिव्स आते हैं. उसी की वजह से हम किसी चीज से प्रेरित होते हैं या अभिप्रेरित होते हैं. तभी इसको हमने क्या बोला है कि जो ड्राइव्स और मोटिव्स हैं ये क्या है, वेरी हार्ट ऑफ द मोटिवेशन. ओके. गोल्स आर एनीथिंग विच विल एलिविएट अ नीड एंड रिड्यूस अ ड्राइव. गोल्स सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा एंड टास्क होता है जिसे हम कंप्लीट करना चाहते हैं या अपनी नीड को जिस चीज से सेटिस्फाई करना चाहते हैं वो चीज हमारा गोल होता है. द वेरी डिजायर वी हैव, ओके, दैट इज नोन एज अ गोल. फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन कैन बी इन्फर्ड. अब हम देख लेते हैं मोटिवेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. पहला है हमारे पास साइकोलॉजिकल प्रोसेस. मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस. इट इज अ प्रोसेस टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट बाय स्टिमुलेटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ सबऑर्डिनेट्स. A manager should carefully make an attempt to understand the needs, motives, and desires of every employee in the organization. The reason for this is that each person is different and the same kind of motivational technique does not apply to all kinds of individuals. मैंने पहले भी ये बताया कि साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्यों था मोटिवेशन, क्योंकि इसमें ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन इनसाइट नेचर की बात होती है. अब हर ह्यूमन बिहेवियर दूसरे ह्यूमन बिहेवियर के लिए अलग होता है. वी ऑल आर डिफरेंट एज एन इंडिविजुअल. यस. तो जो एक मैनेजर होता है उसके लिए ये बहुत एक टास्क होता है कि वो हर इंडिविजुअल की नीड्स और मोटिव्स और डिजायर्स जो हैं, ओके, नीड्स, मोटिव्स और डिजायर्स ऑफ एवरी एम्प्लॉय, उसको हर एम्प्लॉय का नीड, मोटिव और डिजायर देखना पड़ेगा और तब अपना जो भी उसे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करनी है वो उस हिसाब से करनी पड़ेगी किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए. क्योंकि सेम काइंड ऑफ मोटिवेशनल टेक्निक हर इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं होगी. किसी को नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अच्छे लगते हैं, किसी को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अच्छे लगते हैं, या किसी को कोई और वे अच्छा लगता है. और इसमें भी मोटिवेशन में भी हर डिफरेंट इंडिविजुअल एक अलग तरीके से मोटिवेट होता है. तो ये मैनेजर को देखना पड़ेगा कि विच मोटिवेशन टेक्निक ही हैज टू पुट इन टू मोटिवेट एवरी इंडिविजुअल विच इज वर्किंग अमंग द कंपनी. उसके सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, उसके एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो वो जिस भी लेवल में हो. ओके. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मोटिवेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. यस. अभी हमने रॉबर्ट डबलिन की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि वो स्टार्ट एंड कीप द वर्क गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऐसा ही कुछ था. तो कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्या है कि व्हेन वन नीड इज सेटिस्फाइड अनदर नीड इमर्जेस. जैसे ही एक नीड सेटिस्फाई होगी एक दूसरी नीड इमर्ज होगी. तो इसीलिए जो मोटिवेशन होता है वो क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. हम कंप्लीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स करते रहते हैं. Therefore, it is the responsibility of the management to develop innovative techniques, systems and methods to satisfy the changing needs of workers. यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसी टेक्निक्स होनी चाहिए, इनोवेटिव टेक्निक्स होनी चाहिए, सिस्टम्स एंड मेथड्स टू सेटिस्फाई द चेंजिंग नीड्स ऑफ द वर्कर्स. जो वर्कर्स हैं उनकी नीड्स चेंज हो रही है क्योंकि एक नीड सेटिस्फाई होने के बाद दूसरी नीड ऑब्वियसली इमर्ज हो रही है. तो जरूरी नहीं है कि हर नीड सेम हो, अलग अलग होगी. तो जब नीड्स आर डिफरेंट तो उनको कोप करने की जो टेक्निक्स होंगी वो भी इनोवेटिव ही रखनी पड़ेगी. ओके. यू कैन नॉट बी मोनोटनस व्हेन इट कम्स टू मोटिवेशन. ओके.
नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल। यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व है, वही हमारा मेन टारगेट है। तो ऐसे ही ये तो बहुत ही क्लियर हो गया कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ओके, क्यों? क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर नॉट डेफिनेट एंड दे चेंज अकॉर्डिंग टू कॉन्सिक्वेंसेज। अ वर्कर may be satisfied in present situation, but due to his changed needs, he may not be satisfied in future. Similarly, even two persons may not be motivated with similar behavioral and facilities. Therefore, a manager must be more conscious to motivate subordinate to achieve objectives. हम अगर सिचुएशंस की बात करें तो हमारा ये हम कह सकते हैं कि जो हमारी नीड्स या वांट्स हैं वो हमारी अभी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से होती हैं, लेकिन अगर वही सिचुएशन हमारी चेंज हो जाए तो हमारी नीड एंड वांट्स उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगी। यस, तो वो अनप्रिडिक्टेबल है, हम उसको टाइमिंग नहीं कर सकते कि आज ये है तो कल ये हो जाएगी या परसों ये हो जाएगी। जैसे ही सिचुएशन चेंज हुई वैसे ही हमारी नीड एंड वांट्स चेंज हो जाएंगी। यस, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल है, इसको हम सिंपल या टाइमली प्रोसेस नहीं कह सकते, ये जस्ट उसका ऑपोजिट है। तो इसके लिए मैनेजर को बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए टू मोटिवेट सबऑर्डिनेट्स एंड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। ओके, नेक्स्ट है परवेजिव फंक्शन है। परवेजिव का मतलब होता है जो हर पार्ट पे प्रेजेंट हो। ठीक है, तो मोटिवेशन इज अ pervasive functions of all levels of management. Every manager from top to the lowest level in the management hierarchy is responsible for motivation. A manager is largely responsible for motivating his subordinates, secondly other subordinates in the management hierarchy. जो भी हमारी हायरार्की है ऑर्गेनाइजेशन की, आप चाहे टॉप टू बॉटम चले जाइए चाहे बॉटम टू टॉप आ जाइए, ठीक है, जितने भी हायरार्की लेवल्स हैं उसमें मोटिवेशन प्रेजेंट है। एक मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट्स को वर्क करने के लिए भी मोटिवेटेड रखना पड़ेगा और उसके अंडर के एम्प्लॉयज को भी मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। एक मैनेजर किसी सीनियर मैनेजर के अंडर होगा, वो किसी और मैनेजर के अंडर होंगे। तो हर लेवल पे आपको क्या कराना है, हर लेवल पे आपको इंडिविजुअल से एक टास्क करवाना है और उस टास्क को करने के लिए आपको उसे अभिप्रेरित करना पड़ेगा या प्रेरित करना पड़ेगा। यू हैव टू गेट द इंडिविजुअल मोटिवेटेड सो दैट ही कैन वर्क टुवर्ड्स फिनिशिंग द टास्क। यस और नो? तो इसीलिए आप चाहे लोवेस्ट लेवल में जाइए चाहे टॉप लेवल में जाइए, मोटिवेशन इज द परवेजिव फंक्शन, इट इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द हायरार्की। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर। The most important objective of motivation is to influence the employee's behavior and thus bringing about the behavioral changes. The managers influence the behavior of workers and encourage them to concentrate more on their goals. जो हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं, मे बी द सबॉर्डिनेट्स और द एम्प्लॉयज विच आर वर्किंग बिलो अस, ओके, उनके बिहेवियर से हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। कभी कभी तो हम उनकी कुछ कुछ हैबिट्स को भी अपने डेली रूटीन में इनवॉलंटरीली ले आते हैं, हमें पता भी नहीं चलता बट वो हमारे अंदर आ जाती है, लाइक द वे ऑफ स्टैंडिंग और द वे ऑफ ईटिंग, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो अगर आप पता कर लो कि हाँ ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गेटिंग मोटिवेटेड बाय दिस पर्टिकुलर बिहेवियर, ओके, सो यू कैन हिट द टारगेट वेरी सून। फाइन, तो इसीलिए जो मोटिवेशन है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक और क्या है कि वो बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होता है। ओके, सो जो मैनेजर्स होते हैं उनका ही बिहेवियर वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करता है और वो एनकरेज कर सकते हैं टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन देयर गोल्स, है ना। कभी कभी हम कहते नहीं कि हमारे मैनेजर्स ने एक मोटिवेशन स्पीच दी या फिर हम जब उन्हें वर्क करते हुए देखते हैं ना तो हम उनके वर्क से हमें लगता है कि ना इफ ही इज वर्किंग सो हार्ड वी कैन ऑल्सो डू इट, नो, दैट टीम वर्क एंड एवरीथिंग। सो दैट इज हाउ द मोटिवेशन इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर एट एन इंडिविजुअल लेवल। सिक्स्थ है पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोटिवेशन जो है वो दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। मोस्टली हम इसका पॉजिटिव साइड देखते हैं लेकिन होते दोनों हैं। अ पॉजिटिव मोटिवेशन promises incentives and rewards to workers. Incentives are both financial and non-financial. Negative motivation is based on punishment for poor performance like reducing wages, demotion, job termination, etc. On the basis of requirements, manager can use both positive and negative motivation for better performance. देखिए हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है? हमारा अल्टीमेट टारगेट है बेटर परफॉर्मेंस। अब अगर आप रिपीटेडली पॉजिटिव मोटिवेशन के बाद भी यू आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स द बेटर परफॉर्मेंस, तो ये है कि मैनेजर जो है वो आपके लिए नेगेटिव मोटिवेशन को भी प्रैक्टिस कर सकता है, हो सकता है। टर्मिनेशन इज द लास्ट थिंग,
उसके पहले हो सकता है डिमोशन हो जाए, कुछ केसेस में वार्निंग्स भी होती हैं, कुछ केसेस में वेजेस को डिक्रीज कर देते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब जैसे हम एक बात नहीं बोलते कि जो क्रिटिसिज्म होता है, कभी कभी क्रिटिसिज्म की वजह से हम बेटर परफॉर्म कर देते हैं, हमें अपनी गलतियां दिखती हैं तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करते हैं। सो जो नेगेटिव मोटिवेशन भी है वो भी एक पॉजिटिव टास्क के लिए किया जाता है। ओके, तो मोटिवेशन कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो आपका मैनेजर है या whosoever is the manager, he or she is free to take any step, whether negative motivation or the positive motivation, to bring out the better in you so that you can perform better in the task which is assigned to you. Okay, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट है कॉपरेशन एंड गोल्स। मोटिवेटेड एम्प्लॉइज कॉपरेट विलिंगली विद द मैनेजमेंट एंड दस कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ द कंपनी। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मोटिवेशन का, कि जो आपके मोटिवेटेड एम्प्लॉइज होंगे वो विलिंगली मैनेजमेंट के साथ कंट्रीब्यूट करेंगे, उनके साथ सिंक करेंगे, और जो पर्टिकुलर टास्क होगा उसको टाइमली कंप्लीट करेंगे। और एक कंपनी का गोल क्या होता है, वो जो भी उसके व्हाट कैन वी से, जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, या जिस बेस पे वो कंपनी वर्क कर रही है, अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स पे या कस्टमर की नीड्स पे या पब्लिक नीड्स पे या पब्लिक रिक्वायरमेंट्स में, तो उनको टाइमली मैनेज करना और उसको डिलीवर करना, यही उसका गोल होता है। बेसिकली यही होता है हर कंपनी का, कि वो बिफोर टाइम चीज़ों को कर ले और उसको इंडिविजुअल को हैंडल कर ले जिसने भी उसको हायर किया है किसी वर्क के लिए। यस, तो जो हमारे मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होते हैं वो कभी भी, मतलब जो आपका टास्क होगा उसको ये नहीं सोचेंगे कि हाँ एंड टाइम पे फिनिश करें, वो दे विल वर्क फॉर द हाई कॉलर ऑफ द कंपनी। यस, वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि ये काम करने से हमारी कंपनी का नाम खराब हो। दे विल जस्ट बी देमसेल्व्स, और वो अपने आप को एक कंपनी का पार्ट समझेंगे। जब आप किसी चीज को अपना पार्ट समझते हो, जब आपको लगता है कि हाँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और ये मेरा पार्ट है या मैं इसका पार्ट हूँ, तो उस टाइम पे ना आप दूसरी तरीके से वर्क करते हो। when you think that you are just no you are just you just go and work and come back, तो वो एक जो वर्क करने का वो होता है, वो एक अलग बात होती है। ठीक है, you can see the difference, you can imagine the difference in both of the situation. So that is why motivated employees जो हैं वो willingly cooperate करते हैं, उनको फोर्स नहीं करना पड़ता मैनेजमेंट के साथ cooperate करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। अब ऑब्वियसली बात है, जब मोटिवेटेड एम्प्लॉयज हैं, कॉपरेट कर रहे हैं विलिंगली, तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, वो तो इंक्रीज ही होगी। इट विल गो हाई एंड हाई। यस, क्योंकि वो क्या करते हैं, दे विल अटेम्प्ट टू एनहेंस देयर नॉलेज एंड स्किल्स, बिकॉज दे नो दैट दे बीइंग द पार्ट ऑफ द कंपनी दे हैव टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी टू अचीव द गोल्स ऑफ द कंपनी। तो वो अपने आप को एनहेंस करते रहते हैं अपने नॉलेज और स्किल्स के लिए, तो उससे ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है हाई एफिशिएंसी। ये देखा गया है कि जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होते हैं वो बहुत सिंसियरली वर्क करते हैं, उनको जो भी टास्क दिया जाता है, वही जो मैंने बताया आपको पहले, दे डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विच रिजल्ट्स इन कंजर्विंग द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एंड दिस इंप्रूव्स द एफिशिएंसी। अगर मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होंगे तो आपको एफिशिएंसी बहुत हाई मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है जॉब सेटिस्फैक्शन। अच्छा, ये जॉब सेटिस्फैक्शन, आप मोटिवेटेड हैं, आप कोऑपरेट कर रहे हैं, है ना, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे आपको जॉब सेटिस्फैक्शन है। जब आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सो इट इज परफेक्टली क्लियर दैट यू हैव अ जॉब सेटिस्फैक्शन। तो जो अगर आप हाईली मोटिवेटेड हैं, इफ यू आर हाईली मोटिवेटेड, एंड so this is that it paves the way for higher job satisfaction. जितना आप हायर मोटिवेटेड होंगे, जितना आप एनर्जेटिक होंगे अपने काम के लिए, अपने टास्क के लिए, तो उतना ही आप क्या होंगे, आपका जॉब सेटिस्फैक्शन हाई होगा। ओके, तो जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय होता है ना, उसको अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती हैं। यस, क्यों, क्योंकि उसको क्या है, ही बिकम्स लॉयल एंड कमिटेड टुवर्ड्स हिज वर्क एंड इवेंचुअली द ऑर्गेनाइजेशन। वो अपॉर्चुनिटीज लेके, यस, he is committed towards his work, so indirectly committed towards the organization, और उसको highly motivated है और उसको job satisfaction भी है। तो ultimately every part is just focusing on the betterment of the individual in a particular task. Okay, नेक्स्ट है हमारे पास बेटर रिलेशंस। द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस रिड्यूस व्हेन द एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड।
जब आप आपके पास इतना सारा कुछ है, जॉब सेटिस्फैक्शन है, आप मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट कर रहे हो, बिहेवियर अच्छा है, यू आर फीलिंग दैट यू बिलोंग इन द कंपनी और बिलोंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन यू डोंट सी द स्मॉल स्मॉल कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस ऑफ द कंपनी। यस और नो? अब जैसे हमारे पास हमसे जिनके बेटर रिलेशंस होते हैं, हम उनकी खामियों को ज़्यादा नहीं देखते हैं, वी सी द बेटर पार्ट ऑफ दैम। यस। सो इसीलिए जब इस तरह के एम्प्लॉयज़ किसी कंपनीज में होते हैं, सो विद वो इंस्टेड ऑफ पिन पॉइंटिंग एवरी नो लिटिल लिटिल मिस्टेक्स और लिटिल लिटिल थिंग्स विच आर नो नैकी टू देम, ओके, उसके उसमें क्या करते हैं कि आपस में उनके बहुत बेटर रिलेशंस होते हैं, मे बी द सबॉर्डिनेट्स और द एम्प्लॉयज अमंग देमसेल्व्स, और यू कैन टॉक अबाउट द हायरार्की ऑल्सो। जो भी टॉप से आप बॉटम जाइए, बॉटम से टॉप जाइए, ये जो होता है इसमें बेटर रिलेशंस होते हैं ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। ओके, good image. If the employees of the organizations are motivated and satisfied with the work environment, the image of the company as a good employer boosts in the industry. Obviously बात है, जब आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मोटिवेटेड हैं इसका मतलब आप अपने वर्क से क्या हैं, सेटिस्फाइड हैं। दिस वर्क्स हैंड इन हैंड। ओके, आप मोटिवेटेड हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, एनवायरनमेंट से हैं, एनवायरनमेंट से सेटिस्फाइड हैं, कंपनी से सेटिस्फाइड है, अपने वर्क से सेटिस्फाइड है, कंपनी आपसे सेटिस्फाइड है, तो क्या होता है, उस कंपनी की गुड एम्प्लॉयर इमेज बन जाती है, और वो क्या होता है, गुड एम्प्लॉयर बूस्ट इन द इंडस्ट्री। यस और नो? ठीक। अब आते हैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में। जो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है उनको दो में डिवाइड कर दिया गया है, कंटेंट और प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी क्या है? कंटेंट थ्योरी जो होती है वो किस चीज़ पे फोकस करती है? वो फैक्ट्स पे फोकस करती है कि कौन से फैक्ट्स या फैक्टर्स मोटिवेशन को लेके आते हैं, वो उन फैक्टर्स पे फोकस करती हैं। और जो हमारी प्रोसेस थ्योरी है वो फोकस करती है कि कौन से बिहेवियरल चेंजेस से मोटिवेशन आया। ठीक है, तो जो भी चेंज होगा तो चेंज के साथ प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इसलिए वो प्रोसेस थ्योरीज कहलाती है। कंटेंट मतलब कंटेंट जैसे कि जो आप फैक्टर्स ले लो, फैक्ट्स ले लो, ठीक है, तो वो उस पर काम करती है। तो इसीलिए मोटिवेशन को हमने दो थ्योरीज में डिवाइड किया है, फर्स्ट इज द कंटेंट थ्योरी और सेकंड है हमारे पास प्रोसेस थ्योरी। ओके, तो पहले हम कंटेंट थ्योरी देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास मास्लोज की नीड थ्योरी। ये एक हायरार्किकल मॉडल है, ये वाला, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये ऐसे जाता है। ठीक है, अब देखते हैं मास्लो का क्या कहना था इसके लिए। नीड hierarchy model developed by Abraham Maslow is one of the earliest works in the area of motivation. This theory has classified the human needs into 5 categories, which are physiological, safety, social, esteem and self-actualization needs. तो ये हो गई 5 categories हमारी. According to him, once a lower level need of the individual is met, he moves towards the next level needs. उनका ये कहना था कि जब तक लोअर लेवल की, मतलब पहले एक इंडिविजुअल फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करेगा तभी सेफ्टी नीड्स पे जाएगा, जब ये दोनों हो जाएंगी तभी सोशल नीड्स पे जाएगा, जब ये तीनों हो जाएंगी तभी एस्टीम पे जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने पूरा हायरार्की बनाया इस चीज़ का। Once a lower level need of an individual is met, he moves towards the next level need. Okay. This 5-stage model can be divided into deficiency needs and growth needs. The first 4 levels are often referred to as deficiency needs and the top level is known as the growth or being needs. तो आप ये याद रखिए कि जो हमने अभी ट्रायंगल देखा था या पिरामिड देखा था, इसमें क्या है, डेफिशिएंसी नीड्स और ग्रोथ नीड्स है। पहले के 4 लेवल्स को हम क्या बोलते हैं, डी नीड्स और द डेफिशिएंसी नीड्स, डी से डी नीड्स। ठीक है, और जो लास्ट टॉप लेवल है, क्योंकि 5 ही कैटेगरी है, तो फर्स्ट 4 जब डेफिशिएंसी नीड्स हो गई तो एक बचा हमारे पास विच इज द बीइंग नीड्स, बीइंग से बी, तो ये बी नीड्स। Deficiency needs arise due to deprivation and are said to motivate people when they are unmet. Also, the motivation to fulfill such needs will become stronger the longer the duration they are denied. For example, the longer a person goes without food, the more hungry they will become. तो डेफिशिएंसी क्या होता है? डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज़ की कमी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो जब ये ऑल्सो द मोटिवेशन टू फुलफिल सच नीड्स विल बिकम स्ट्रॉन्गर द लॉन्गर द ड्यूरेशन दे आर डिनाइड।
मतलब जितना आप उसको डीले करोगे उतना ही मोटिवेशन उस चीज़ को फुलफिल करने का ज़्यादा हो जाएगा। उन्होंने बहुत सही एग्जांपल दिया कि अगर कोई पर्सन विदाउट फूड है तो उतनी ज़्यादा भूख बढ़ेगी उसकी, ठीक है। फिजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स, these needs include the basic needs of an individual, which include food, air, water and shelter. They are lower order needs and they need to be met first in order to move an individual for higher level needs. जो हमारा पहला स्टेप था उनके 5 कैटेगरी हायरार्की वाले मॉड्यूल में, ठीक है, उसमें सबसे पहला था फिजिकल और फिजियोलॉजिकल। ये बहुत बेसिक नीड्स हैं जिसमें क्या इंक्लूडेड है, फूड, एयर, वाटर एंड शेल्टर। जो बहुत ही सामान्य आवश्यकताएं जो हम बोलेंगे ये वो वाली हैं। तो जब तक ये पूरी नहीं होंगी हम इसके ऊपर वाले लेवल पे नहीं जा सकते, ठीक है, ऐसा उनका मानना था। फाइन। सेफ्टी नीड्स क्या है, जब फिजिकल नीड्स आ जाती हैं तो अब एक इंडिविजुअल अपनी सेफ्टी के लिए कंसर्न करता है कि उसको कहाँ पे रहना है, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। एट अ वर्क प्लेस द मैनेजर इंश्योर मीटिंग ऑफ द सेफ्टी नीड्स बाय प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी, मेडिकल इंश्योरेंस एंड सेफ गैजेट्स एंड मशीन्स फॉर वर्किंग, ठीक है। तो सेफ्टी नीड्स को अगर हम जॉब के बेसिस पे देखें तो उसमें क्या होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, सेफ गैजेट्स एंड मशीन्स फॉर वर्किंग। तो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गई, सेफ्टी नीड्स हो गई। अब और ऊपर चलते हैं जो कि हमारा सोशल और बिलोंगिंगनेस नीड्स। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो द नीड्स इंक्लूड द नीड ऑफ लव, अफेक्शन एंड इंटरैक्शन। These needs are also called affiliation needs. Social needs are essential to humans so that they do not feel isolated and depressed. As we know that human is a social animal. Okay, तो एक लिमिट के बाद जब हमारी लोअर ऑर्डर की नीड्स हो गई हैं तो अब उसको क्या चाहिए, एक बिलोंगिंगनेस वाला अफेक्शन चाहिए, सोशल कनेक्शन चाहिए लोगों के साथ, जिससे कि वो आइसोलेटेड और डिप्रेस्ड फील नहीं। सोशल नीड्स कैसे मेट होंगी, वो होंगी फ्रेंडशिप्स के थ्रू, फैमिली एंड इंटीमेसी। ओके, a manager can work upon satisfying the social needs by ensuring that employees are provided with cooperative teamwork, kind supervision and sufficient work life balance. हम जब मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो ये पार्ट हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे सोशल और बिलोंगिंगनेस कैसे होगा, जब आपको कोऑपरेटिव टीम वर्क होगा, आपके पास काइंड सुपरविजन होगा आपके मैनेजर से, और सफिशिएंट वर्क लाइफ बैलेंस। ये बहुत ज़रूरी होता है। ये इक्विलिब्रियम जब तक रहता है तब तक you feel the social need is being fulfilled by you. Okay, next is esteem needs. These needs include two aspects: self-esteem or self-respect through personal achievement, and social esteem through respect and appreciation from others. Managers should motivate the subordinates by giving those awards and appreciation certificates for their achievements. Everybody needs appreciation, everybody likes appreciation. कोई आपसे सामने ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकता है कि उसे अप्रिसिएशन पसंद है, कोई सामने नहीं करेगा, बट अंदर अंदर उसको पता होता है कि उसको अप्रिसिएशन एक्सेप्टेड है, उसको पसंद है अप्रिसिएशन, ठीक है। तो जब हम रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन देते हैं तो एक एम्प्लॉय की एस्टीम नीड्स फुलफिल होती हैं, ठीक है। तो मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, मैनेजर्स को अवार्ड्स और अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स देने चाहिए उनके एम्प्लॉयज़ के अचीवमेंट्स के लिए। नेक्स्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. It is the pursuit of reaching one's full potential as a person. These needs are not necessarily fully satisfying owing to the exploration of new opportunities by an individual. This depends upon the individual to individual. The management should help in meeting these needs by providing the employees with a challenging task and inviting them for decision making. अब ये क्या है, it is the pursuit of reaching one's full potential as a person. तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम मैनेजमेंट में कब लेके आते हैं, जब आपका जो मैनेजमेंट है आपको हेल्प करता है कि जो आपके अंदर की जो इननेट क्वालिटी है जो उस कंपनी को हेल्प कर सकती है, तो उसके हिसाब से आपको चैलेंजिंग टास्क मिले और आपको डिसीजन मेकिंग करने मिले। ओके, तब आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, देन दैट इज फुलफिल्ड। फाइन, नाउ वी हैव एडवांटेज ऑफ मास्लोज नीड थ्योरी मॉडल। मॉडल इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, एप्लीकेशन एट अ बेसिक लेवल के लिए भी बहुत इजी है। ओके, इट एक्सप्रेसेस द ह्यूमन डिजायर टू अचीव एंड हैव मोर एंड मोर ओवर टाइम। वो बिल्कुल ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ह्यूमन का जो डिज़ायर है वो क्या है, टू हैव मोर एंड मोर ओवर टाइम। जैसे ही उसने अचीव किया उसके बाद ही शुड हैव मोर एंड मोर ऑफ दैट टाइम।
होलिस्टिक अप्रोच है मोटिवेशन के लिए. ओके, Maslow's model helps us to understand that an employee won't be motivated to perform even if promised a great reward when they are tired, cold and hungry. ठीक है, तो अब ये क्या उन्होंने ये बोला कि हमें ये समझ में आता है कि जब लोअर ऑर्डर की जो हमारी नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं है, ओके, और आप उसको तब हाईली मोटिवेट करके दूसरे लेवल्स पे लेके नहीं जा सकते, क्योंकि आपका जो एम्प्लॉई है वो थका हुआ है, वो उसको खाना नहीं मिला है या फिर उसको वेदर कंडीशन से कुछ प्रॉब्लम है. तो उस टाइम पे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट एम्प्लॉय टू गेट हाईली मोटिवेटेड एंड मूव टुवर्ड्स द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की. जो उन्होंने नीड की जो हायरार्की बताई है मास्लो में, तो वो उसमें ऊपर स्टेप अप नहीं कर सकता है. ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं एटलीस्ट उनका लोअर ऑर्डर जो नीड्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए. अब डिसएडवांटेज क्या है? There is no way to test Maslow's concept of self-actualization empirically. Empirically मतलब इसका कोई फॉर्मूला बना के हम इसका इनपुट आउटपुट नहीं देख सकते हैं. ठीक है, It doesn't take account of cultural differences. For example, the need to feel part of a team is higher in China that is in the US. Okay. अब एक ये भी हो सकता है कुछ कल्चरल डिफरेंसेस में अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में हर कल्चर के लोग आते हैं. ठीक है, तो जो एक नीड टू फील पार्ट ऑफ अ टीम, ये जो एक नीड है कि टू फील पार्ट ऑफ अ टीम, दैट कैन बी लाइक हर इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग हो सकती है. सम पीपल लाइक टू वर्क अलोन, दे कैन वर्क ऑन द टास्क वेरी प्रोफाउंडली व्हेन दे आर अलोन, और कुछ लोग टीम वर्क के साथ कम कर सकते हैं. ठीक है, तो इन्होंने ये डिफरेंट एग्जांपल दिया है कि चाइना में ये वाली नीड ज़्यादा होती है बट यूएस में ऐसा नहीं होता. पीपल प्रेफर टू वर्क अलोन, या फिर उनको इस चीज़ से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनको टीम वर्क वाली नीड है या नहीं. वो ऐसा नहीं समझते कि आपको एक टीम का पार्ट होना है तो वो बहुत ज़रूरी कि वो अपने आप को एज अ टीम काउंट करें. ठीक, ईच पर्सन विल वैल्यू ईच नीड इन अ ग्रेटर और लेसर वे. अब ये भी बात है कि हर नीड को हर इंडिविजुअल अलग वे में वैल्यू करता है. अब से अभी हमने इसके पहले क्या देखा कि हम ये कह रहे हैं कि लोअर ऑर्डर की जो नीड है अगर वो पूरी नहीं होगी तो इंसान आप मतलब जो भी इंडिविजुअल है उसको हम हायर हायरार्की में नहीं भेज सकते. जो नीड्स की हायरार्की उसमें और आगे नहीं जा सकता. लेकिन हमने ये भी देखा है कि जिन लोगों के पास लोअर ऑर्डर नीड्स कम होती हैं शायद वो ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं अपने आप को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए, है ना. तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया ये चीज़. यस, esteem needs can be essential to you but your peer may place a higher value on safety needs. ओके, अब हो सकता है कि आपके लिए एस्टीम नीड्स एसेंशियल है बट आपके जो पीयर्स हैं उनको क्या है, उनको सेफ्टी नीड्स ज़्यादा एसेंशियल है. तो देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्शन है. लिमिटेशंस कहाँ लग जाती हैं? इट इज़ एसेंशियल टू नोट दैट नॉट ऑल एम्प्लॉयज़ आर गवर्नड बाय सेम सेट ऑफ नीड्स. हमने पढ़ लिया क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग है तो उसके लिए हम सेम हायरार्की नहीं यूज़ कर सकते. डिफरेंट इंडिविजुअल्स में भी डिफरेंट may be driven by different needs at the same point of time. सेम पॉइंट पे डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंट नीड्स पे हो सकते हैं, है ना. ओके, तो ये भी एक लिमिटेशन हो गई मास्लो थ्योरी की. इट इज़ ऑलवेज द मोस्ट पावरफुल अनसेटिस्फाइड नीड दैट मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मोस्ट पावरफुल अनसेटिस्फाइड नीड होगी उसी से इंडिविजुअल हमारा मोटिवेट होता है. ओके, द थ्योरी इज नॉट एम्पेरिकली सपोर्टेड. एम्पेरिकली वही कि इससे फॉर्मूला या कैलकुलेशन आप नहीं निकाल सकते कि आउटपुट, या फिर आप इस पे ग्राफ नहीं बना सकते कि ये किया तो ऐसा ग्राफ आया, या उसको स्टडी नहीं कर सकते. ओके, द थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्टार्विंग आर्टिस्ट एज इवन इफ द आर्टिस्ट बेसिक नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड ही विल स्ट्राइव फॉर रिकॉग्निशन एंड अचीवमेंट. द सेम आई टोल्ड यू अभी कुछ देर पहले कि अगर उसके बेसिक नीड्स नहीं क्लियर हैं तो शायद वो और ज़्यादा स्ट्राइव करेगा अपने आप को आगे करने के लिए. ओके, तो यहाँ पे तो इनका ये कहना थोड़ा सा फेल हो जाता है कि जब तक लोअर नीड्स सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक आप हायर हायरार्की में नहीं जा सकते. नेक्स्ट है हमारे पास एडॉर्फर्स ईआरजी थ्योरी. ठीक है, तो एडॉर्फर्स अकॉर्डिंग टू ईआरजी थ्योरी ऑल द थ्री नीड्स में ऑपरेट साइमल्टेनियसली. अब इन्होंने क्या किया है, ये सारी नीड्स को इन्होंने किसमें किया, ग्रोथ, रिलेटेडनेस और एग्जिस्टेंस. साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ चल सकती हैं. अभी तक मास्लो क्या कह रहे थे कि एक एक करके आप स्टेप अप हो गए, ये कह रहे हैं कि एक साथ हो सकती हैं. द थ्योरी प्रोपाउंडेड अ न्यू डायमेंशन नोन एज फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन. ये इंपॉर्टेंट है.
Accordingly, a person tries to satisfy a lower order need if he is frustrated with satisfaction of a higher order need. Okay, तो इनका क्या कहना था कि the person tries to satisfy a lower order need. कब? जब वो frustrate है higher order need से. Okay, this is also important. You should learn it word by word. Therefore, unsatisfied higher order need brings back to lower order need. Thus, the concept of need satisfaction arising out of frustration is the basic concept of ARG theory. उनका basically यह मतलब था कि जब आप higher order need से frustrate होंगे तो आप कहाँ आएंगे? lower order needs को satisfy करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको frustration हुई, आप नीचे lower order needs पे आए, आपने इसको फिर से fulfill किया और तब आप ऊपर दोबारा जाएंगे. ठीक. एल्डर्फर सीआरजी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं. एल्डर्फर डेवलप्ड अ मॉडल ऑफ मोटिवेशन अलाइनिंग विद मास्लोज मोटिवेशन थ्योरी बाय रिड्यूसिंग द 5 नीड्स सजेस्टेड बाय मास्लो टू 3 नीड्स. है ना, उन्होंने क्या बनाया था, जो हमारी जो 5 फैक्टर वाला था यहाँ पे अब 3 फैक्टर्स हो गए. ठीक है, याद रखिए हम कंटेंट थ्योरीज कर रहे हैं, इसमें हम फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है, सो दीज नीड्स आर एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ. According to Alderfer, there is no hierarchy of needs and any desire to fulfill a need can be activated at any point in time. यही लिमिटेशन थी मास्लो में, उन्होंने हायरार्की बता दी थी. ठीक है, उन्होंने ये यहाँ पे लिमिटेशन हो गई थी उनकी थ्योरी पे कि हर एक इंडिविजुअल अलग अलग हायरार्की ऑफ नीड पे हो सकता है, एक अलग अलग स्टेप पे हो सकता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एल्डर्फर इन्होंने क्या किया कि एनी डिजायर टू फुलफिल अ नीड कैन बी एक्टिवेटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. This results in the lower level needs not requiring to be satisfied in order to satisfy a higher level need. जब कोई भी डिजायर, कोई भी नीड किसी पर्टिकुलर टाइम पे हो सकती है, तो इसमें हम ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बोलेंगे कि हमें सबसे पहले लोअर लेवल नीड को फुलफिल करना है हायर लेवल नीड्स पे जाने के लिए. ओके, एग्जिस्टेंस. अब हम उनके 3 फैक्टर्स की बात करते हैं. ठीक है, तो एग्जिस्टेंस क्या है? द नीड्स दैट कंसर्न आर बेसिक मटेरियल रिक्वायरमेंट्स फॉर लिविंग. These include what Maslow categorized as physiological needs such as air, food, water and shelter, and safety related needs such as health, secure employment and property. तो इन्होंने 2 नीड्स को कंबाइन कर दिया, जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स थी उनको और सेफ्टी रिलेटेड नीड्स थी. नीड्स वही हैं, बस ये कंबाइन करके कहाँ पे आ गई? एग्जिस्टेंस में. ठीक है. Relatedness. The needs have to do with the importance of maintaining interpersonal relationships. These needs are based in social interaction with others and align with Maslow's level of love, belonging, relatedness, such as friendship, family and sexual intimacy, and esteem related needs, gaining the respect of others. इन्होंने फिर से क्या किया? 2 लेवल को, ये वाली लव एंड बिलोंगिंग रिलेटेड नीड्स को और एस्टीम रिलेटेड नीड्स को कंबाइन किया और वो क्या बन गया? रिलेटेडनेस. Okay. Growth. These needs describe our intrinsic desire for personal development. These needs align with the other portion of Maslow's esteem related needs, self-esteem, self-confidence and achievement and self-actualization needs. यहाँ पे क्या चीजें हैं? esteem related needs और self-actualization needs. बन गया हमारा growth. Okay. मास्लो वर्सेस ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, एक कंपैरिजन देख लेते हैं. Unlike in Maslow's theory, need at multiple levels can be pursued at the same time. In ERG theory, if a higher level need isn't satisfied, then the person may regress to seeking to satisfy lower level needs. That is the frustration regression principle. Simple way में यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स थे, यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि एट अ टाइम यू विल अटेन 1 लेवल, और वो कह रहे हैं कि हायर लेवल से फ्रस्ट्रेट होके आप कहाँ जाओगे? लोअर लेवल नीड्स पे. और उनका प्रिंसिपल क्या था? फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल. उनका क्या था प्रिंसिपल? उनका ये था कि एट वन टाइम यू हैव टू फर्स्ट यू हैव टू फुलफिल द लोअर ऑर्डर नीड. ओके. In Maslow's theory, needs must be satisfied in sequence from the bottom to the top of the pyramid, one at a time. This is not the case with ERG theory, where different levels of needs can be satisfied at any time. यहाँ पे था at a time, यहाँ पे क्या था? Simultaneously. Okay. For example, an individual can feel that they are having their growth needs met, will still feel unsatisfied in their relationships. ये होता है. Yes. We may find ourselves working in our growth needs. Growth needs मतलब जब हम अपना full potential find कर लेते हैं अपनी कंपनी में, हम challenging task भी कर रहे हैं, decision making भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं. Okay. But we might feel unsatisfied in the relationship, maybe socially or maybe with our subordinates, या फिर हमारे interpersonal relationship या फिर हमारे intrapersonal relationship, दोनों effect कर सकते हैं. Fine.
नेक्स्ट थ्योरी हमारी मैक्लेलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स। जो डेविड मैक्लेलैंड थे, उन्होंने अपना मॉडल ऑफ मोटिवेशन दिया था जिसमें उन्होंने नीड्स को क्लासिफाई किया था अचीवमेंट, अफिलिएशन और पावर में। He proposed that an individual's behavior at any time is guided by multiple motives, but in most situations one or two motives are dominant and thus motivation varies with variation of needs. उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वन और टू मोटिव्स डोमिनेंट हो सकते हैं और बाकी के थोड़े से सबमिसिव हो सकते हैं, लेकिन जो पूरा सिचुएशन है दैट इज गाइडेड बाय मल्टीपल मोटिव्स। नीड फॉर अचीवमेंट, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, उन्होंने नीड्स को किसमें क्लासिफाई किया है, अचीवमेंट, अफिलिएशन और पावर में। सो फर्स्ट इज द नीड फॉर अचीवमेंट। People with a high need for achievement seek to excel and thus tend to prefer moderate risks. They choose those tasks whereby they can take personal responsibility for finding solutions to the problems. Achievers require regular feedback in order to check the process of their achievement. The management should give high achievers challenging projects with attainable goals. Whenever an individual is going through the need for achievement, तो उस टाइम पे दे प्रेफर टू टेक मॉडरेट रिस्क। बहुत ज्यादा हाई रिस्क की जॉब को वो नहीं लेंगे बिकॉज उनकी नीड क्या है, उनको अचीव करना है। यस, सो दे चूज द टास्क विच हैज दे कैन बी रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड द सोल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम्स। ऐसे इंडिविजुअल्स को क्या हम कर सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है हमारा, इट शुड गिव हाई अचीवर्स चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स विद अटेनेबल गोल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा नीड फॉर अफिलिएशन। दोज विद अ हाई नीड फॉर अफिलिएशन लुक आउट फॉर प्लेजेंट रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल एंड नीड टू फील एक्सेप्टेड बाय द अदर पीपल। अफिलिएशन से हम बिल्कुल समझ रहे हैं कि ये इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल रिलेशन के बारे में बात करेगा। Such people are desirous of companionship and helping each other. High affiliation individuals prefer work that provides them with significant personal interaction. They tend to conform to the norms of their work group. The managers should create an atmosphere of supportive interpersonal relations for the individual seeking for affiliation, and thus such kind of group formation leads to achievement of goals. जिनके अंदर नीड फॉर अफिलिएशन होती है तो वो क्या करते हैं, वो दे लुक आउट फॉर प्लेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन द, वो सबॉर्डिनेट्स में हो सकता है, फॉर्मर एम्प्लॉयज में हो सकता है, या जो उनके लोअर एम्प्लॉयज हो सकते हैं उसमें हो सकता है। उनके लिए क्या सिग्निफिकेंट होता है, पर्सनल इंटरैक्शन सिग्निफिकेंट होता है। ओके, तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए जहां पे इंटरपर्सनल रिलेशन एक इंडिविजुअल का जो है वो आराम से हो सके। क्यों, क्योंकि सच काइंड ऑफ ग्रुप्स जो है दैट विल लीड टू अचीवमेंट ऑफ goals. Next है need for power. The need for power is stated by the desire to influence others. People seeking a need for power tend to be outspoken and forceful. They are willing to engage in confrontation. Need for power could be one of two types: personal and institutional. Those who need personal power want to direct others, and this need is often considered as undesirable. Persons who need institutional power want to manage the efforts of others to promote the goals of the organization. It has been seen that managers with a high need for institutional power tend to be more effective than those with a high need for personal power. Need for power में हमारे पास दो हैं, एक है पर्सनल, एक है इंस्टीट्यूशनल। अब अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में देखें तो जो पर्सनल नीड फॉर पावर होगी वो एक कंपनी के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगी, क्योंकि उसमें क्या कर रहे हैं, आप अपने लिए एक पर्सनल पावर चाह रहे हैं और दूसरों को उस पर्सनल पावर पे डायरेक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन कंपनी के नॉर्म्स ये नहीं कहते। कंपनी के नॉर्म्स क्या कहते हैं कि जब आप इंस्टीट्यूशन के जो भी नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग चलें। तो इसीलिए जो हमारा इंस्टीट्यूशनल पावर है दैट इज मोर बेनिफिशियल टू द कंपनी, और ये जो पर्सनल पावर है ये क्या होता है, दिस इज अनडिजायरेबल। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। यस, सो मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, जो मैनेजर्स हैं उनको हाई नीड होनी चाहिए किसकी, इंस्टीट्यूशनल पावर की, सो दैट दे कैन बी मोर इफेक्टिव एंड वर्क टुवर्ड्स द नॉर्म्स ऑफ द कंपनी, और अपने कंपनी के लिए बेटरमेंट के लिए वो काम कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट है हमारे पास हर्सबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। फ्रेडरिक हर्सबर्ग डेवलप्ड मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। उनके टू फैक्टर्स में क्या था, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। On the basis of studies to understand the factors affecting satisfaction or dissatisfaction, उन्होंने ये दो फैक्टर्स निकाले मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी बेस्ड ऑन द satisfaction और dissatisfaction in a work environment.
These factors have been classified as motivators and hygiene factors respectively. मैंने पहले भी बोला 2 factors कौन से? Motivators and hygiene factors. Herzberg's motivation theory model goes by a number of different names including two-factor theory, Herzberg's motivation hygiene theory and dual structure theory. Frederick Herzberg developed the model in 1959. He did this by interviewing over 200 professionals. The interviews delved into when the interviewees were at their most and least happiest with their jobs. इन्होंने 200 प्रोफेशनल्स को इंटरव्यू किया कब? जब वो मोस्ट और लीस्ट हैप्पी थे अपने जॉब से, है ना, क्योंकि इनका फैक्टर्स जो है वो किस पे बेस्ड है? सैटिस्फैक्शन एंड डिससैटिस्फैक्शन इन अ वर्क एनवायरनमेंट. Hygiene factors. These are the basic factors in a job and also known as extrinsic factors. क्या बोलते हैं इनको? Extrinsic factors. Although they may not provide positive satisfaction, but absence of these factors lead to dissatisfaction. Examples of hygiene factors include status, job security, salary and fringe benefits. उनका ये कहना है कि हो सकता है कि ये satisfaction provide पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन नहीं करे, लेकिन अगर ये हाइजीन फैक्टर्स एब्सेंट होंगे तो वो फर्दर डिससैटिस्फैक्शन की तरफ लेके जाएंगे. ऑब्वियसली बात है, अगर किसी जॉब में स्टेटस नहीं है प्रॉपर, जॉब सिक्योरिटी नहीं है प्रॉपर, सैलरी नहीं है प्रॉपर, यस, तो ऑब्वियसली वो इंडिविजुअल अपने जॉब के टर्म्स में डिससैटिस्फाइड हो जाएगा. Next are motivators. These factors are internal to the jobs that provide satisfaction. These are called intrinsic factors. ये external factors हैं इसलिए extrinsic, ये internal factor है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? Intrinsic. Absence of these factors may not yield to dissatisfaction, but their presence in a job give a sense of satisfaction. यहाँ hygiene factors में क्या बोल रहे थे कि अगर ये present है तो जरूरी नहीं है कि positive satisfaction हो, but at the end उसके एब्सेंस से डिससैटिस्फैक्शन हो जाएगा. लेकिन मोटिवेटर्स में क्या है? इनका जो एब्सेंस है वो भले डिससैटिस्फैक्शन में ना जाए, लेकिन अगर ये प्रेजेंट होंगे तो इट विल गिव अ सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन. एग्जाम्पल्स ऑफ मोटिवेटर्स आर जॉब चैलेंज, एडवांसमेंट, ऑटोनॉमी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये सब जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, जब आप किसी टीम को कोई टास्क देते हो, जब मैनेजर्स किसी को उनको टास्क मिलता है, वो अपनी टीम में फर्दर डिवाइड करते हैं उस टास्क को, तब उनको जॉब चैलेंज फील होता है, एडवांसमेंट फील होता है, ऑटोनॉमी होती है किसी एक की, वो पूरी टीम को लीड करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, उन्हें क्या क्या फैक्टर्स देखने होते हैं, सो वो उनको मोटिवेट करते हैं अपने फर्दर टास्क के लिए. यस, अगर ये एब्सेंट होंगे तो डिससैटिस्फैक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो इट श्योरली गिव्स द सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन टू एवरी इंडिविजुअल हु इज वर्किंग इन द कंपनी. वो जो हमने पढ़ा था कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उसको आता है उस कंपनी से, एंड एज सून एज यू गेट द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग, you will surely be satisfied with your job, and this enhances that you will work towards the goal of the company or the organization in which you are working. अब hygiene factors क्या क्या include करते हैं? Company policies. These should be fair and clear to every employee. They must also be equivalent to those of competitors. बिल्कुल fair और clear होनी चाहिए हर एम्प्लॉय के लिए, और equivalent होनी चाहिए. जो भी उसकी level of hierarchy है, अगर जो सबॉर्डिनेट्स वाला, ये कॉम्पिटिटर्स को सबॉर्डिनेट्स भी कह सकते हैं, तो उनके लिए इक्विवेलेंट होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी पार्शियल टू एनीबॉडी, इन शॉर्ट. यस. सुपरविजन मस्ट बी फेयर एंड अप्रोप्रिएट. द एम्प्लॉय शुड बी गिवन एज मच ऑटोनॉमी एज इज रीजनेबल. सुपरविजन बहुत काइंड होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, यहाँ पे हम मेनली मैनेजर्स की बात कर रहे हैं जो टीम को लीड करते हैं या फिर जो टीम लीड्स होते हैं, ठीक है, तो उनको उतनी ही ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए जितनी रीजनेबल हो. यस, जो उनकी नीड फॉर पावर है वो पर्सनल लेवल पे नहीं आनी चाहिए. इट शुड बी मोर टू द इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट इज रिलेशनशिप. देयर शुड बी नो टॉलरेंस फॉर बुलिंग और क्लिक्स. A healthy, amiable and appropriate relationship should exist between peers, superiors and subordinates. एक बहुत ही pleasant relationship होना चाहिए. There should be no bullying और leg pulling, ये सब नहीं होना चाहिए subordinates या किसी भी employees के बीच में. नेक्स्ट है वर्क कंडीशंस. वर्क कंडीशंस कैसी होनी चाहिए? जो भी इक्विपमेंट या फिर वर्किंग एनवायरनमेंट है वो सेफ होना चाहिए, फिट फॉर पर्पस एंड हाइजीनिक होना चाहिए. Salary, the pay structure should be fair and reasonable. It should also be competitive with other organizations in the same industry. ये बहुत ही important point है, ठीक है. जब हम पे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो वो
फेयर और रीजनेबल तो हो ही, लेकिन बाकी जो सेम ऑर्गेनाइजेशन है इंडस्ट्री में उनके साथ कॉम्पिटिटिव भी होना चाहिए. द पे स्ट्रक्चर शुड नॉट lag behind the other industries which are working in the same sector. Status. The organization should maintain the status of all employees within the organization performing meaningful work and provide a sense of status. Next is security. It is important that employees feel that their job is secure and they are not under the constant threat of being laid off. Fine. Next है motivating factors include achievement. A job must give an employee a sense of achievement. This will provide a proud feeling of having done something difficult but worthwhile. उसको जब हम अभी आप अपने एम्प्लॉयज को जब अचीवमेंट के लिए अप्रिशिएट करते हो या सर्टिफिकेट देते हो या वट एवर, इट मीन्स इन शॉर्ट कि उसके अचीवमेंट को आप वर्थवाइल बताओ. यस, तो दिस विल प्रोवाइड अ प्राउड फीलिंग ऑफ हैविंग डन समथिंग डिफिकल्ट बट वर्थवाइल. उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा. ठीक. रिकॉग्निशन. A job must provide an employee with praise and recognition of their successes. This recognition should come from both their superiors and their peers. It is just like appreciating. जब आप किसी को appreciate करते हो, it means that you are recognizing that employee with his work and with his efforts which he is putting to take the company forward. The work itself. The job itself must be interesting, varied and provide enough of a challenge to keep employees motivated. मैंने पहले भी बताया था कि मोटिवेशन को हम मोनोटनस अफेयर नहीं समझ सकते. मोटिवेशन एक बहुत ही कंटिन्यूअस प्रोसेस है और जिसमें अगर जो वर्क उसको मिल रहा है, जो वर्क एक इंडिविजुअल को मिल रहा है, अगर जब तक वो इंटरेस्टिंग, वेरीड या इनफ चैलेंजिंग नहीं होगा तो वो उसके लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं रह जाएगा. मोनोटनस टास्क को करना और इंटरेस्टिंग, वेरीड और इनफ चैलेंजिंग टास्क को करने में बहुत डिफरेंस होता है. ठीक है, तो अगर हम मोटिवेटिंग फैक्टर्स को ले रहे हैं वर्क के रिस्पेक्ट में, तो वो वर्क हमारा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, वेरीड होना चाहिए और इनफ चैलेंजिंग होना चाहिए जिससे हमारा एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे. रिस्पॉन्सिबिलिटी. एम्प्लॉय शुड ओन देयर वर्क. See, ये double quotes में. Employees should own their work. They should hold themselves responsible for this completion and not feel as though they are being micromanaged. Okay? मतलब उनको खुद से स्टेप अप होना चाहिए और अगर वो स्टेप अप ले रहे हैं तो वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सके कि हाँ ये काम उन्होंने किया. दैट मीन्स यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आएगा. ठीक, ये नहीं होना चाहिए कि वो माइक्रो मैनेज हो रहे हैं. यस, और माइक्रो मैनेज तभी नहीं होंगे जब वो खुद डिसीजन मेकिंग लेंगे. जैसे ही आप डिसीजन मेकिंग करते हो दैट मीन्स इट डेवलप्स द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन यू. यस. एडवांसमेंट. प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज शुड एग्जिस्ट फॉर द एम्प्लॉय. दिस इज वेरी वेल डिजायर्ड बाय एनी एम्प्लॉय कि प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज उसको मिलनी चाहिए. ग्रोथ. द जॉब शुड गिव एम्प्लॉयज द अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू स्किल्स. दिस कैन हैपन ईदर ऑन द जॉब और थ्रू और मोर फॉर्मल ट्रेनिंग. जब भी हम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, वी ऑलवेज सी आवरसेल्व्स ग्रोइंग विद द कंपनी. द कंपनी ग्रोज एज द एम्प्लॉय ग्रोज विद हिज न्यू स्किल्स. ठीक है, तो वो न्यू स्किल्स कहाँ से हो सकती है? या तो आप उसको जॉब पे सिखाइए या फिर उसको फॉर्मल ट्रेनिंग कराइए. ठीक, अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं. अब इसकी क्या लिमिटेशंस हैं? द थ्योरी ओनली अप्लाइज टू व्हाइट कॉलर वर्कर्स. इट डजंट टेक एन इंडिविजुअल सिचुएशन और परसेप्शन इनटू कंसिडरेशन. ये इंडिविजुअल स्टेक पे फेल हो रही है. द थ्योरी फोकसेस ऑन इंप्रूविंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. दैट डजंट नेसेसरीली ट्रांसलेट इनटू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. इन्होंने जितनी बात करी वो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन की बात करी. ठीक है, लेकिन अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो इसका ये डायरेक्ट मतलब नहीं है कि आपके कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी. There is no objective way to measure employee satisfaction within the theory. कोई वे नहीं है ये मेजर करने का कि कौन से पार्ट पे या कहाँ पे आके एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को हम मेजर कर सकते हैं. ठीक, टू फैक्टर थ्योरी सब्जेक्ट टू बायस. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन एम्प्लॉय सेटिस्फाइड दे विल गिव देमसेल्व्स क्रेडिट फॉर द सेटिस्फैक्शन. कन्वर्सली व्हेन दे आर डिससैटिस्फाइड दे विल ब्लेम एक्सटर्नल फैक्टर्स. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इन्होंने क्या इनकी थ्योरी के हिसाब से ये जो थ्योरी है वो सब्जेक्ट टू बायस है. अब जब इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो नहीं है तो वो क्या कह रहे हैं कि जब इंट्रिंसिक फैक्टर्स मिसिंग है तो वो क्या कर रहा है? वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करेगा. ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हो सकता है कि एक इंडिविजुअल की इंट्रिंसिक फैक्टर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो वो कंपनी को ब्लेम कर रहा है. ठीक, लेकिन अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, फाइन, तो वो क्या कर रहा है? वो कंपनी को क्रेडिट नहीं दे रहा है, वो अपने आप को क्रेडिट दे रहा है.
ठीक है। तो ऑन दी होल सारी चीजें कहा जा रही है, फोकस होके सिर्फ एम्प्लॉय पे, ठीक है। अब आते हैं एडम्स इक्विटी थ्योरी पे। Adams equity theory, also known as the equity theory of motivation, was developed in 1963 by John Stacey Adams, a workplace behavioral psychologist. Equity theory is based on the idea that individuals are motivated by fairness. In simple terms, equity theory states that if an individual identifies an inequity between themselves and a peer, they will adjust the work they do to make the situation fair in their eyes. ये बेस है हमारी थ्योरी का। एक बार और पढ़ते हैं। एन इंडिविजुअल आइडेंटिफाइज एन इनइक्विटी बिटवीन देमसेल्व्स एंड अ पीयर। इनइक्विटी मतलब इनइक्वालिटी या फिर जो सिचुएशन बैलेंस नहीं हो उसके और उसके पीयर के बीच में। As an example of equity theory, if an employee learns that a peer doing exactly the same job as them is earning more money, then they may choose to do less work, thus creating fairness in their eyes. ये एग्जाम्पल बहुत सही है। अब वो कैसे बता रहे हैं, हम इक्विटी कैसे मेंटेन करेंगे अपने और अपने पीयर में जो हमारे साथ काम कर रहा है। अगर हमने ये देखा कि मैं और मेरा जो फॉलो अप है वो साथ में काम कर रहे हैं एक ही टास्क पे, ठीक है, लेकिन ही इज गेटिंग मोर फॉर दैट वर्क एंड आई एम गेटिंग लेस फॉर द वर्क, दोनों का काम सेम है, तो व्हाट विल आई विल डू लेस वर्क, क्योंकि मेरी आंखों के मेरी नजर में ये चीज फेयर है, ठीक है, ये चीज सही है कि मैं कम काम करूं और वो उतना ही काम करे, तो हमारी सैलरी को मैच करने के लिए आई डिसाइड टू चूज टू डू लेस वर्क। यही उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। The assumption behind this theory is that the employees experience strong expectations of justice, balance and fairness in treatment by their employers. उन्होंने इस थ्योरी को ये अज्यूम किया है कि इसमें जो स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस होती है वो किसके बेसिस पे होती है, जस्टिस, बैलेंस एंड फेयरनेस इन ट्रीटमेंट बाय देयर एम्प्लॉयर्स। फाइन। This theory propounds that individuals are motivated by a desire to be treated equally at work. Everybody wants to be treated equally at work. Yes. In this theory, two variables are important, namely inputs and outcomes. इनके दो वेरिएबल क्या है, inputs and outcomes. According to this theory, the employee constantly assesses their level of effort against fellow workers and the reward they receive for their effort. इसमें जो एम्प्लॉयज होते हैं वो असेस करते हैं अपने लेवल ऑफ एफर्ट को अपने फेलो वर्कर के साथ और उसको कंपेयर करते हैं जो भी उनको रिवॉर्ड मिलता है उसके एफर्ट के लिए या अपने एफर्ट के लिए। When the employee feels that the compensation and treatment for his effort are fair with reference to his skills and efforts, he feels satisfied and motivated. जहाँ पे हमें ये लगता है कि हमारे साथ जो काम कर रहा है उसको एफर्ट के हिसाब से, उसके एफर्ट और उसके स्किल्स के हिसाब से उसको चीजें कंपनसेट हो रही हैं, तो हमें सेटिस्फाइड भी लगता है और हम मोटिवेटेड भी रहते हैं अपने काम को करने के लिए। यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला एम्पिरिकली है, यहाँ पे योर आउटकम्स अपॉन योर इनपुट्स इज इक्वल टू अदर्स आउटकम्स अपॉन अदर्स इनपुट। अब इनपुट्स क्या हैं, दीज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्क। इसमें क्या क्या है, टाइम, एफर्ट, लॉयल्टी, हार्डवर्क, कमिटमेंट, एबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टॉलरेंस, डिटर्मिनेशन, एंथुजियाज्म, trust and management, support from colleagues and skills. Next है outputs. The outputs encompass the positive and negative results that an individual gets after putting inputs into a task. That is but obvious कि input के बाद ही हमारा output result होता है। Fine. अब outputs क्या है? They can be tangible and intangible. Examples of outputs are job security, esteem, salary, employee benefits, praise, recognition, etc. Okay. For Adams equity theory of motivation, there are four referent groups people compare themselves with. जो हमने अभी बात की कि वो किसके किसके बीच में इक्विटी करेंगे, yes, तो उसमें क्या है, 4 रेफरेंट ग्रुप्स हैं। पहला क्या है, सेल्फ इनसाइड। सेल्फ इनसाइट मतलब द इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस विद इन देयर करंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका खुद का करंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक्सपीरियंस। फिर सेकंड क्या है, सेल्फ आउटसाइड, उस इंडिविजुअल का अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक्सपीरियंस। थर्ड क्या है, अदर इनसाइड, अदर्स विद इन द इंडिविजुअल्स और करंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब अपने आप को दूसरे वर्कर के साथ कंपैरिजन। ओके। और फोर्थ है अदर्स आउटसाइड ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे पास
4 रेफरेंट ग्रुप्स हैं जिन ग्रुप्स को एक इंडिविजुअल रेफर करके इक्विटी को मेंटेन करना चाहता है। फिर है हमारे पास व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। Expectancy theory was propounded opposing the Herzberg's two-factor theory. This theory was developed by Vroom. The theory explains the behavioral process of why individuals choose one behavioral alternative over another. It suggests that individuals are motivated towards objectives if they think that their performance will be rewarded for the efforts they will put. Vroom suggested 3 variables in this study. इनके पास क्या वेरिएबल्स हैं? एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड बैलेंस। हर थ्योरी में कुछ कुछ पर्टिकुलर टर्म्स आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने, क्योंकि उन्हीं के बेस पे वो थ्योरी स्टैंड करती है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बेसिकली स्टेट्स दैट अ पर्सन बिहेव्स द वे दे डू बिकॉज दे आर मोटिवेटेड टू सेलेक्ट दैट बिहेवियर अहेड ऑफ अदर्स बिकॉज ऑफ व्हाट दे एक्सपेक्ट द रिजल्ट ऑफ दैट बिहेवियर टू बी। दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सपेक्टेंसी, एफर्ट, परफॉर्मेंस। इट इज द कॉन्फिडेंस दैट बेटर एफर्ट्स विल रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस। वी ऑल नो दिस दैट जो बेटर एफर्ट्स होते हैं दे विल श्योरली रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स लाइक हैविंग अप्रोप्रिएट स्किल्स फॉर परफॉर्मिंग द जॉब, availability of right sources, availability of critical information and getting the required support for accomplishing the goal. Instrumentality. It is the fate that the individual will receive an award if he performs well. Expectancy में बेसिकली एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि हमें ये कॉन्फिडेंस होता है कि बेटर एफर्ट्स विल रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस। इंस्ट्रूमेंटालिटी में क्या है? हमारे पास ये फेथ है कि दैट द इंडिविजुअल रिसीव एन अवार्ड इफ ही परफॉर्म्स वेल। ठीक, बेटर परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यू विल रिसीव एन अवार्ड फॉर दैट। This depends upon trusting the people who decide who receives what outcome, understanding the relationship between performance and reward, and finally the transparency in the system that decides who get what outcomes. Valence, ये last factor इनका। Valence is the importance associated by an individual with respect to the expected outcome. It is an expected and not the actual satisfaction that an employee expects to receive after achieving goals. बिल्कुल ये कहने कि it is an expected and not the actual satisfaction which he expects to receive after achieving the goals. This is dependent on individuals' need, values, goals, preferences and source of motivation. एडवांटेजेस क्या है? मॉडल बहुत सिंपल है समझने के लिए। सिंपल मैकेनिज्म है टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, दैट इज बाय चेंजिंग रिवॉर्ड्स। फाइन। डिसएडवांटेज क्या है? दिस मॉडल कैन बी ओवरली सिंपलिस्टिक। इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई समटाइम्स एज ह्यूमन वी एक्ट अगेंस्ट आवर बेस्ट इंटरेस्ट। ये बहुत बार होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो हम उसी में अच्छा काम करें। कभी कभार ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ में लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं हम उसमें ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर देते हैं। तो ये इस थ्योरी का डिसएडवांटेज है कि ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन को नहीं एक्सप्लेन कर पाते कि कभी कभी एज अ ह्यूमन वाई वी एक्ट अगेंस्ट आवर बेस्ट इंटरेस्ट। ओके। External factors are ignored. For example, someone with problems in their personal life might underperform no matter what the reward. This is also true. No matter what the reward you give to an individual, अगर वो personal life में किसी personal issues के साथ परेशान है तो he will not be able to put up the best he has in himself or herself. Okay. The model can be difficult to set up in larger organizations where the reward is not directly correlated to an individual performance but rather to overall company performance. जब हम large organizations की बात करते हैं तो वहाँ पे हम individual को reward नहीं दे सकते। Yes, जैसे हम एक example लेते हैं कि अगर हम company में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए रिवॉर्ड्स मांगते हैं या अप्रिसिएशन मांगते हैं तो वी कुड हियर कि यू आर नॉट इन स्कूल एनीमोर। ओके, सो यहाँ पे इसीलिए हम बात करें कि जब हम लार्जर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो अगर हम वहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम ओवरऑल कंपनी की बात करें या ओवरऑल टीम की बात करें या ओवरऑल डिपार्टमेंट की बात करें तो सोली आपको एज एन इंडिविजुअल कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। और ये है एंडिंग ऑफ मोटिवेशन टॉपिक। इफ यू लाइक द वीडियो एंड यू फाइंड योर टाइम फ्रूटफुल इन दिस, काइंडली लाइक द चैनल, सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैंने पहले भी बोला था कि आप टेलीग्राम पे भी जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, wish_wise।
So I hope all of you have good health until we meet next time. Thank you.